हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वन शॉट रिवीजन है टर्म वन के लिए। मैं आपको 6 दिन के अंदर पूरी इकोनॉमिक्स करवा रहा हूं क्लास टर्म वन की कंप्लीट इकोनॉमिक्स, चाहे इंडियन हो चाहे मैक्रो हो। मैक्रो के 3 पार्ट के अंदर वीडियो देख चुके हो आप। लास्ट 3 डेज के अंदर कंटिन्यू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे डेली शाम को 5 बजे मैंने 3 पार्ट के अंदर मनी बैंकिंग, बजट, फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी पूरा फिनिश कर दिया, कंप्लीट रिवीजन विद क्वेश्चन के साथ। जिन बच्चों को इंडियन इकोनॉमी में डर लगता है उन सब बच्चों को प्लीज ये वीडियो शेयर कर देना। आज की वीडियो पूरी देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आज मैं 2 चैप्टर कवर करूंगा, इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड 1950 टू 1990। यानी कि आज हम लोग पूरा का पूरा 2 चैप्टर शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट पढ़ेंगे, सब कुछ इसके अंदर कवर कराऊंगा आपको। तो आज के जो क्लास लगभग 1 घंटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से अच्छे समझना। एक नोटबुक लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा आपको उसे नोट कर लेना, ताकि बिफोर एग्जाम क्लास आप डायरेक्टली उनको देखकर क्लास जा सको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वन शॉट रिवीजन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है ये है क्या। जब हमें आजादी मिली, एक का एक आजादी नहीं मिली, अभी तक गुलाम थे और अगली सुबह हम आजाद हो गए, नहीं। आजादी मिलने से जो पहले का दौर था, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी कुछ सालों का जो दौर था वो कैसा था। अंग्रेजों ने किस तरीके से इंडिया को नुकसान पहुंचाया और कहां कहां पे क्लास हमको क्या क्या नुकसान हुआ, किस किस सेक्टर में कितना अफेक्ट किया उन्होंने, ये सारी बातें पढ़ेंगे। हिस्ट्री बहुत लंबी है क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जानने को और सीखने को मिलता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर आपके सिलेबस की लिमिट्स के अंदर रह के ही मैं सारा कुछ आपको करा दूंगा। तो सबसे पहली बात, एक जो लड़ाई छिड़ी जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लाजे, और ये लड़ाई थी क्लास ब्रिटिश रूल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की, किसके साथ क्लास, इंडिया के साथ। उस टाइम पे जो बंगाल था ना वो बहुत बड़ा था, आज जैसा नहीं, बहुत बड़ा था क्लास। तो उन्होंने सबसे पहले कब्जा किया किस पे क्लास, बंगाल पे। एक जो रूलिंग हुई क्लास वो हुई बंगाल पे सबसे पहले, और उनका बेसिक पर्पस था क्या कि ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश करना इंडिया के अंदर, इंडिया के रिसोर्सेज का यूज करना अपनी कंट्री के फायदे के लिए। जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई का नाम है क्लास बैटल ऑफ प्लाजे। ध्यान रखना क्या है, बैटल ऑफ प्लाजे। जो कब लड़ा गया, 23 जून 1757, 1757, 23 जून को। और आजादी क्लास मिली 15 अगस्त 1947। लगभग 190 साल तक इंडिया को गुलाम बना गया, लगभग आप 200 साल भी कह सकते हो। किसपे क्लास, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को क्लास रॉबर्ट क्लाइव ने गुलाम बना दिया, यानी हरा दिया उनको। तो ये क्लास कुछ इमेजेस हैं उस फाइट की बैटल ऑफ प्लाजे के। यह है रॉबर्ट क्लाइव जिनकी अगुवाई में बैटल ऑफ प्लाजे लड़ा गया था, रॉबर्ट क्लाइव। और यह है क्लास मोहम्मद सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, राजा थे। इन राजा लोगों ने ही इन लोगों को आने की परमिशन दी, और इन्होंने क्या किया, उन्हीं को हरा के क्लास, उन्हीं के क्लास जो मतलब कि स्टेट है उस पर कब्जा कर लिया। कॉलोनियल रूल किसे कहते हैं बेटा, कॉलोनियल रूल का मतलब क्या है, जहां पे एक पावरफुल कंट्री जो ताकतवर है वो एक कमजोर कंट्री के ऊपर कब्जा जमाती है और अपने नियम कानून, अपने कल्चर को थोपने की कोशिश करती है, और उस कंट्री को यूज करके अपने देश में ले जाके क्लास उस फायदे को इस्तेमाल करती है। दिस इज कॉल्ड कॉलोनियल रूल, यानी कि कब्जा करो और कब्जा करने के बाद अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। बैकवर्ड इकोनॉमी पिछड़ी इकोनॉमी होती है जिसके ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जहां एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जहां पे मृत्यु दर जो है बहुत ज्यादा है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है क्लास, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, स्कूल हॉस्पिटल ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं की जा रही, लोगों के पास इनकम कम है, वो पिछड़ी इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी जो धीरे धीरे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, लाइक इंडिया। धीरे धीरे आप देख रहे हो एग्रीकल्चर की लैंड जो है वो इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर दी जा रही है, उसे बोलते हैं क्लास डेवलपिंग इकोनॉमी। धीरे धीरे इनकम भी लोगों की बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे लोगों का बढ़ रहा है, हेल्थ एजुकेशन पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी जिसका स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ, जिस कंट्री का कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा, स्लो ग्रोथ हो रहा है या नो ग्रोथ हो रहा है, उसे बोलते हैं स्टैग्नेंट। वाइब्रेंट चमकीली इकोनॉमी जहां फास्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जापान, ऐसी क्लास, स्वीडन। तो ये सारी वाइब्रेंट इकोनॉमी जहां पे टेक्नोलॉजी में फास्ट चेंज होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एम्प्यूटेड इकोनॉमी किसे कहते हैं क्लास, ध्यान रखना। एम्प्यूटेड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है क्लास, डिवाइड एंड रूल। जहां पे क्लास अंग्रेजों का क्या मेन पर्पस था, देखो भारत कितना बड़ा था, कितने टुकड़े किए गए, कितने सारे देशों में क्लास उसे बांट दिया गया। मुझे कमेंट करके बताओ क्लास कि ये कितने, हालांकि आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, बट फिर भी भारत से तोड़ तोड़ के क्लास क्या क्या बना। पाकिस्तान तो आप सबको पता है, लेकिन बाकी भी कंट्री का नाम बताओ जो भारत से ही अलग होकर बना है। दिस इज कॉल्ड एम्प्यूटेड इकोनॉमी। नेक्स्ट है सेमी फेडरल इकोनॉमी, जहां पे
जमींदारी सिस्टम चला। जमींदारी सिस्टम का मतलब क्या है कि भैया लगान वसूला गया, इतना ज्यादा एक्सटॉक किया गया क्लास, इतना ज्यादा नुकसान किया गया किसानों का कि आप ज्यादा काम करा के उनको फसल का थोड़ा सा हिस्सा दे देते ताकि वो बस अपना जीवन व्यापन कर सके। तो ये बेसिक इकोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी अंग्रेजों के आने से पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, हमारा इकोनॉमी कैसे था? प्रोस्पेरस इकोनॉमी, यानी सेल्फ रिलायंट, हम आत्मनिर्भर थे, हमें किसी और से अनाज लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमारे पास सब कुछ सफिशिएंट था, देश बहुत हरा भरा था, रिच इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन, राइस, व्हीट, मेज और क्लास पल्सेस, इन सब चीजों की हमें कोई कमी नहीं थी। दाल, चावल, आटा, गेहूं, अनाज, इन सब की भरपूर मात्रा में हरा भरा देश था क्लास, हमें कोई दिक्कत नहीं थी इन चीजों की। अंग्रेजों के आने से पहले की बता रहा हूं, उनके आने के बाद तो आपको पता ही है कितना बुरा हाल हो गया। इतना बुरा हाल हो गया कि हमें अनाज के लिए भी अमेरिका पे डिपेंड होना पड़ा। पढ़ेंगे आज हम डिटेल में। एग्रीन इकोनॉमी, द मेजर पॉपुलेशन वाज डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, जो ज्यादातर लोग थे वो खेती बाड़ी कर रहे थे, सबके पास अनाज भरपूर था। आज जैसा डिमांड नहीं था उस टाइम पे कि हमें नए नए कपड़े पहनने, जीन्स, ब्रिटिशर्स का जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना है, फास्ट फूड खाना, ये सब नहीं था पहले। तो पहले बस रोटी कपड़ा मकान, लोग अनाज उगा रहे थे, अपना क्लास अच्छा जीवन व्यापन कर रहे थे, बार्टर सिस्टम भी चल रहा था। वेल नोन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारी कंट्री ना हैंडीक्राफ्ट के मामले में बहुत फेमस है। और आज भी आप अगर आप देखोगे क्लास कंट्री के अलग अलग कोने में जाओगे तो हैंडीक्राफ्ट हमारा बहुत झकास है। मतलब हैंडीक्राफ्ट, हाथ से कढ़ाई बुनाई, देखो ये मूर्ति, सीप, मोती का काम हो गया क्लास, देख लो ये हैंडीक्राफ्ट, नग, इन सब चीजों की क्लास जो काम है, या फिर जो बिछौनियां होती है क्लास, ये देखो ये सारी चीजें, कटोरी, ये सब, ये जो मतलब कि ये सब कंप्लीट, ये देख रहे हो आप, ये सब हैंडीक्राफ्ट हमारा बहुत ज्यादा पॉपुलर था। हम इसे पूरे वर्ल्ड में क्लास एक्सपोर्ट करते थे। और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट में क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो हस्तलिपि का काम करते हैं, हाथ से कढ़ाई बुनाई काम करते हैं, उनकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी कि जिसकी वजह से क्लास उनका क्वालिटी बहुत अच्छा, फाइन क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज कर। आजकल तो मिलावट होता है, पहले इतना मिलावट नहीं होता, हर चीज बिल्कुल प्योर ओरिजिनल चीजें अवेलेबल थी। लोगों के मन में इतना प्रॉफिट कमाने का जो भूख है ना, वो नहीं थी उस टाइम पे। तो जिसकी वजह से हमारा ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर था अंग्रेजों के आने से पहले। लेकिन अंग्रेज आए, बर्बाद कर दिया सारी चीजों को। तो हम क्या पढ़ेंगे क्लास, आज ही क्लास में, कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसे बर्बाद किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक या सोशल क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन छह के छह चीजों में, छह के छह सेक्टर्स में अंग्रेजों ने किस तरीके से हमें क्या क्या नुकसान पहुंचाया और क्या कुछ फायदे भी हुए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरीके से बर्बाद किया। जो मेन रीजन था एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेंट का, वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि जमींदारी सिस्टम। किसानों से ज्यादा काम कराओ। जो जमींदार थे ना, उन्होंने क्या बोला, एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था यहाँ पे, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। ये थे क्लास सरकार, ये थे जमींदार, ये किसान। किसान से जितना ज्यादा काम करवाना है कराओ, दिन रात मारो पीटो, कम अनाज दो, लेकिन हमें अपना टैक्स लगान टाइम पे दो। किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान किया गया, काम कराया गया। और किसान बेचारा किससे बोलेगा, सरकार के पास जाएगा, सरकार नहीं तो ऐसा बोलने के लिए कहा है, तो बच्चा बच्चा रक्षक ही भक्षक बन गया तो बचाएगा कौन फिर। तो यानी कि ये था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इसको जमींदारी सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी कहते हैं। सेकंड है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइज कर दिया गया, बोला अनाज मत उगाओ, सब्जियां मत उगाओ, फ्रूट्स मत उगाओ, क्या उगाओ, कॉटन, जूट, सिल्क, ये सारी चीजें उगाओ क्लास, ठीक है, इंडिगो, जिससे हमें फायदा होगा। जो चीजें हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री, देखो कुल मिलाकर ब्रिटेन में ना इंडस्ट्री बन रही थी, इंडिया में आज बन रही है। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन काम तब से चालू हो गया था। तो इंडस्ट्री बन रही थी, तो इंडस्ट्री में क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल वो इंडिया से ले जाएंगे। कपड़े बन रहे थे क्लास, कपड़ों में डाई होगा, कलर होगा, उसके लिए इंडिगो चाहिए, कॉटन चाहिए, सिल्क चाहिए, जूट चाहिए। तो ये सारी चीजें वो इंडिया से उठा उठा के ले जा रहे थे एज एन रॉ मटेरियल। इंडिया एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया था। तो बोला भैया आप अगर ये कैश क्रॉप उगाओगे, कौन सा क्रॉप, कैश क्रॉप, फूड क्रॉप मत उगाओ, खाने पीने की चीजें मत उगाओ, कैश क्रॉप उगाओ। तो अगर आप कैश क्रॉप उगाओगे तो हम आपको पैसा देंगे और ज्यादा पैसा देंगे, जिससे आपको फायदा होगा। तो इन्होंने बोला कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप उगाओ, हम आपको ज्यादा पैसा देंगे। कैश क्रॉप कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे कैश क्रॉप में, तो ये है क्लास, ये कॉटन है। कैश क्रॉप के अंदर क्या है क्लास, कॉटन है। कॉटन आपने देखा होगा, व्हाइटिश सा रहता है कॉटन, ठीक है। उसके बाद क्या है क्लास, ये इंडिगो है, देखो नील है। उसके बाद जूट है, उसके बाद क्लास ये सिल्क है। तो इन सारी चीजों को बोला गया कि भाई कपास की खेती करो, है ना, इन सब चीजों की खेती करो, इनसे हम आपको ज्यादा पैसा देंगे। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, और आपको पता है इन सब चीजों को उगाने से ना, क्या कपास को उगाने से क्या होता है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो खत्म हो जाती है।
वो अपने यहाँ नहीं उगा रहे थे, इंडिया से बोले थे आप उगाओ। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, जमीन ज्यादा होने के बाद भी हमारा आउटपुट बहुत कम निकल रहा था, कीड़े मकोड़े खा जाते थे फसल, बीज अच्छी नहीं थी, इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर, मॉडर्न फार्मिंग नहीं थी, और कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं, और ना जमींदार ने कोई इन्वेस्टमेंट किया ना अंग्रेजों ने कोई इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट मतलब क्लास ये चाहते, बारिश के लिए हम क्या करते थे कि बरसात पे डिपेंड हो जाता, अनाज अच्छा तब उगेगा जब बारिश अच्छी होगी, लेकिन कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं लगाया, कोई अच्छी क्लास बीज वगैरह फर्टिलाइजर ये सब कुछ भी नहीं लगाया, इन्होंने कुछ भी खर्च नहीं किया। तो इन सारी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बुरी तरीके से खराब हो गया, तबाह हो गया। सेकंड इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कैसे खराब हुआ? वैसे ज्यादा कुछ इंडस्ट्री थी नहीं हमारे पास, जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, और उनको भी इन्होंने, या क्लास कुछ आयरन स्टील की इंडस्ट्री थी बस, और उनको भी इन्होंने बुरी तरीके से खत्म कर दिया। तो जो याद ध्यान रखना कि आयरन स्टील इंडस्ट्री ही धीरे धीरे डेवलप हुई अंग्रेजों के राज में, और इन्होंने कोई खास इंडस्ट्री डेवलप नहीं करने दिया, इन्होंने वो पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया हमारा हैंडीक्राफ्ट वाला। डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री किस तरीके से? एक टैक्स सिस्टम लगाया इन्होंने, और ऐसा खराब टैक्स सिस्टम लगाया कि अगर इंडिया से तुम कोई भी रॉ मेटल बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो नो टैक्स, लेकिन इंडिया से अगर तुम कोई भी फिनिश गुड्स, यानी देश के अंदर, जैसे रॉ मटेरियल तो वो है जो कच्चा पदार्थ है ना, फिनिश गुड्स मतलब जो बनके तैयार हो चुका है, तो जो बनके तैयार हो चुका है कढ़ाई बुनाई बुनाई काम करके, अगर तुम उनको बाहर भेजोगे तो हम तुम पे हैवी टैक्स लगाएंगे। अब जब हम इंडिया से फिनिश गुड्स बाहर भेज रहे हैं तो उस पर हैवी टैक्स लग रहा है, जिसकी वजह से अंग्रेजों को, यानी अलग अलग कंट्री को वो सामान महंगा मिल रहा है, वो यहाँ से सामान खरीदना बंद कर दिए। बेचारे इंडिया के जो क्राफ्ट्समैन थे, जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो बंद होने लगी, उनको उन पे ताला लगने लगा। क्यों? क्योंकि उनका माल बाहर कोई खरीद नहीं रहा था। क्यों? सरकार ने टैक्स ही इतना लगा दिया है। अब मैं बाहर जा रहा हूँ 100 रुपए का बेचने, सरकार ने बोला 100 हमें भी चाहिए, तो भैया मैं 100 का बेच के 100 आपको दूंगा, तो मेरा क्या? तो मैं 100 का 200 में बेचूंगा भाई, सीधी सी बात है। आपका जो टैक्स है वो भी तो मुझे वसूलना है, इनडायरेक्ट टैक्स है वो, तो आपसे मैं 200 लूंगा, 200 में बाहर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो इंडिया का जो बिजनेस है वो बंद हो गया। लेकिन बाहर से कोई फिनिश गुड्स आ रहा था, नो टैक्स। ब्रिटेन हमें फिनिश गुड्स बेच रहा है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटेन से, कोई टैक्स नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ही सरकार हमारे यहाँ बैठी हुई है, तो कोई टैक्स नहीं। ब्रिटेन का सामान इंडिया में सस्ता आ रहा था, धीरे धीरे लोग ब्रिटेन का सामान खरीदने लगे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस बंद हो गया, वेस्टर्न कल्चर वहां से आना स्टार्ट हो गया। फॉरेन ने इतना बड़ा कॉम्पिटिशन दिया क्लास इंडियन इकोनॉमी को, बेटा इंडियन इकोनॉमी की तो कमर ही तोड़ दी, यानी कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बुरी तरीके से बर्बाद हो गया, इंडिया की फैक्ट्री बंद हो गई, लोग देश का सामान नहीं खरीद रहे थे, बिकॉज महंगा है, हाथ से बनता है तो महंगा होता है, बाहर मशीन से आता है सामान सस्ता होता है, अट्रैक्टिव होता है, नई नई चीज देख रहे थे इंडियन लोग, है ना। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खराब हो गई, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ा? बेरोजगारी बहुत ज्यादा होने लगी, यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए, इंडस्ट्री वाले जो हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे थे, और डिपेंडेंस ऑफ, और हम लोग जो है वो फॉरेन गुड्स पे डिपेंड होने लगे, हम लोग क्लास विदेशी सामान पे बहुत ज्यादा डिपेंड होने लगे, मजबूर हो गए हम क्लास उनका सामान खरीदने के लिए। तब महात्मा गांधी ने, पता है ना आपको, सूतकात अभियान चलाया था महात्मा गांधी का, तो चरखा चला के हम खुद अपना जो है, हम भले ही क्लास धोती कुर्ता पहनेंगे लेकिन हम बाहर से चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, तब ये अभियान चलाया था। पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री, देखो बहुत लंबी और बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मेरी मजबूरी यह है कि आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपके सिलेबस के अंदर है, ताकि आपका टर्म 1 के लिए अच्छे से रिवीजन हो जाए। थर्ड, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं थी, मशीन वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री कुछ भी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं बन पा रही थी। लो कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, यानी कि देश का जो सामान बन रहा है वो मेजर एग्रीकल्चर से ही आ रहा था, इंडस्ट्री थी ही नहीं, बहुत कम इंडस्ट्री थी, ना के बराबर इंडस्ट्री, इतना बड़ा देश है, जिसकी वजह से क्लास जीडीपी का कंट्रीब्यूशन लो था। और जो हमारा सरकार है, हमारी जो सरकार थी, पब्लिक सेक्टर थी, वो फोकस कर रही थी किस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कम्युनिकेशन पे, पावर जनरेशन पे। उन्होंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया कि हम इंडस्ट्रीज को अच्छा करें, ना उन्होंने क्लास एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए कोई फोकस किया, उन्होंने सिर्फ किसको इंप्रूव किया? क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि वहां से माल उठाकर यहां बेच सके और यहां से माल उठाकर अपने देश में एज ए रॉ मटेरियल ले जा सके। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड की, तो इंडिया से बाहर जो ट्रेड हो रहा है, बाहर सामान बेचा जा रहा है, वो फॉरेन ट्रेड। आपको पता है क्लास आज हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, यानी कि एक्सपोर्ट जो है, आप सबको पढ़ा तो रखा है क्लास, मैक्रो पूरा रिवीजन करा दिया, आई होप आप लोगों ने किया होगा। तो मैंने उसमें बताया था क्लास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है आज की डेट पे, इंपोर्ट ज्यादा है, लेकिन उस टाइम पे हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था। क्यों? उस टाइम पे बीओपी फेवरेबल था। क्यों फेवरेबल था? क्योंकि इंडिया से दबादब रॉ मेटल बाहर ले जाया जा रहा था। इंडिया से लगभग 50% का अकेला रॉ मेटेरियल एक देश ले रहा था, वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, यानी कि इंडिया से क्लास एक्सपोर्ट हो रहा था प्राइमरी प्रोडक्ट्स, और हम इंपोर्ट कर रहे थे बेचारे फिनिश गुड्स। यानी कि हमारे यहां से जा रहा है क्लास गेहूं, वहां से रोटी बन के, ब्रेड बन के हमारे पास आ रहा है, यानी कि यहां से जा रहा है रॉ मेटेरियल, वहां से बन के आ रहा है फिनिश गुड्स, और वही हमें महंगा मिल रहा है।
और क्योंकि वहां पे काम हो रहा है, वहां इंडस्ट्री बनी, वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ के लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा। एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स का। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, ब्रिटेन अकेला मोनोपोली कंट्रोल ले रहा था इंडिया का फॉरेन ट्रेड में, क्योंकि 50% से ज्यादा हिस्सा जो है वो अकेला ब्रिटेन को हो रहा था। 50% ऑफ टोटल ट्रेड जो है ब्रिटेन को, बाकी था श्रीलंका। श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो क्लास सिलोन है, ईरान का पुराना नाम है पर्सिया, और क्लास चाइना। तो बाकी जो 50% था वो इन आसपास के पड़ोसी मुल्क एशियन कंट्रीज को हो रहा था, लेकिन बाकी सारा जो है वो अकेला ब्रिटेन ले जाए। सोचो एक कंट्री अगर किसी दूसरी कंट्री का आधा पूरा ट्रेड पे हक जमा ले, इतने सारे 200 लगभग 200 कंट्रीज के बीच में, तो सोचो कितना बड़ा शेयर है, इसीलिए उसे बोलते हैं मोनोपोली कंट्रोल। ये किसकी वजह से हुआ? स्विस कनाल की वजह से। स्विस कनाल क्या है मैं दिखाता हूँ क्लास आपको, हाल फिलहाल न्यूज में भी आया था, आप सबने सुना हो क्लास कि एक जहाज जो है फंस गया था एवरीवन एवरग्रीन कंपनी के नाम से। तो ये देखो क्लास, ये रहा क्लास मुंबई, यानी ये पोर्ट है क्लास हमारा मुंबई में, हालांकि और जगह भी है। तो पहले मुंबई से ब्रिटेन में जहाज शिप निकलता था और ऐसे पहुंचता था, बहुत लंबा डिस्टेंस लगता था, लगभग 19,800 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके वहां तक पहुंचता था। लेकिन यहां से बना स्विस कनाल। तो ये स्विस कनाल क्या, समंदर के बीच में एक आर्टिफिशियल कनाल है। आर्टिफिशियल, ये कोई नाला मत समझना क्लास, बहुत बड़ा है क्लास, बहुत बड़ा समंदर के बीच में, आपको आर पार का पता भी नहीं चलेगा, इतना बड़ा है, समझ रहे हो। तो अब इस कनाल से हुआ क्या कि इंडिया से आप ब्रिटेन ले जाना सामान आसान हो गया, लंदन तक देखो आसानी से पहुंच रहा है क्लास। तो रूट छोटा हो गया, रूट छोटा हो गया, इंडिया दबादब क्लास इंडिया से रॉ मटेरियल उठा उठा के अपने देश में ले जाने लगे और वहां से फिनिश गुड्स इंडिया में लाने लगे। किसकी वजह से? ये स्विस कनाल की वजह से जो रूट है वो छोटा हो गया। सोचो पहले रूट कितना बड़ा था, यहां से ऐसे जाना पड़ रहा था ना, रूट बड़ा था, डिस्टेंस बड़ा था, ये 11,600 किलोमीटर हो गया, जो पहले था क्लास 19,800, लगभग आधा डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, जिसकी वजह से इंडिया से दबादब ये लोग क्लास क्या करने लगे, सामान उठा के ले जाने लगे, जिसकी वजह से ट्रेड जो है वो ब्रिटेन को बहुत ज्यादा होने लगा। तो ये बना कब क्लास 1859 में। इसे क्लास ब्रिटेन ने नहीं बनवाया था, इसे बनवाया था इजिप्ट ने, इजिप्ट की सरकार, मिस्र देश, मिस्रवासी, ठीक है। 1859 से 1869 लगभग 10 साल लगे इसको कंप्लीट होने में। और इन्होंने जो पैसा कलेक्ट किया सरप्लस, ठीक है यार तुम इंडिया से बाहर सामान बेच रहे हो तो तुम जो पैसा कलेक्ट करो उसको भी देश की भलाई के लिए नहीं लगाया, उसको भी क्लास कॉलोनियल रूल को सेटअप करने के लिए, जो लोग काम कर रहे थे क्लास इंडिया के अंदर बाहर से आके, जो पुलिस थे, ऑफिसर्स थे, ठीक है, सिक्योरिटी थी, उनके ऊपर खर्च किया। बाहर से इनविजिबल आइटम को मंगाने में खर्च किया। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1945 के टाइम पे, तो वर्ल्ड वॉर 2 में भी इस पैसे को खर्च किया। मतलब जो कमाई हुई बाहर दबादब एक्सपोर्ट करने के बाद, उस कमाई को भी इंडिया में यूज नहीं किया, उस कमाई को भी आपने ब्रिटेन में ही लगा दिया, अपने यहाँ लगा दिया, अपने फायदे के लिए लगा दिया, जिसकी वजह से क्लास ये एक्सपोर्ट सरप्लस भी इन्होंने ड्रेन कर दिया। तो सोचो इतना हमारा फॉरेन ट्रेड में नुकसान हुआ। नेक्स्ट है इसके बाद डेमोग्राफिक कंडीशन। देखो डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री का डेमोग्राफिक क्या है। तो आपको बता दूं डेमोग्राफिक कंडीशन भी हमारी कंट्री की बहुत खराब थी, बर्थ रेट डेथ रेट बहुत ज्यादा था। 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ध्यान रखना क्लास, एमसीक्यू पूछा जाएगा। मैंने जितने भी एमसीक्यू अब तक देखे हैं, कराए, उन सबका निचोड़ में इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। तो प्लीज यार इस वीडियो को पूरी देखना, और इसमें 2 वीडियोस और आएंगे जिसके अंदर मैं सेकंड थर्ड और क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सिक्स तीनों चैप्टर, 6 के 6 चैप्टर खत्म करूंगा 3 वीडियोस में, कंप्लीट रिवीजन। तो प्लीज यार शेयर करना, सपोर्ट करने के, लाइक कमेंट जरूर करना। और जितने भी बच्चे देख रहे हो, जितने भी स्टूडेंट, प्लीज यार अच्छा लगे तो लाइक करो, खराब लगे डिसलाइक करो, ताकि मैं भी तो देखो, वो मत बनो कि हम वोट नहीं देंगे, हम कुछ नहीं। अच्छा लगे लाइक, खराब लगे डिसलाइक। मैं तुम्हें पूरा का पूरा सिखाऊंगा, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से, बहुत मेहनत से क्लासेस सब स्लाइड्स बनाई हैं आप लोगों के लिए, और कंटिन्यू वीडियोस लेके आ रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी तुम्हारा सिलेबस अच्छे से खत्म कर सकूँ। तो प्लीज यार 2 काम करो, पहला जम के मेहनत करो, जम के लर्न करो, 40 में 40 लाने की कोशिश करो। दूसरा क्लास इसको अच्छे से देख के और क्लास जितने भी एमसीक्यूज है वो बनाओ। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, कमी है तो जरूर बताना, मैं आगे वीडियोस में सुधारूंगा उसको। ओके चलो, हाँ तो मैं क्या कह रहा था क्लास कि 1921 को कौन सा ईयर माना जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्योंकि 1921 एक ऐसा ईयर है जिसके बाद से इंडिया की पॉपुलेशन कभी घटी नहीं है। आज तक इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। चाइना को पीछे छोड़ देगा ऐसा भी अनुमान है, इसीलिए क्लास कुछ पॉपुलेशन के लिए लॉ भी लगाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल यूपी, आप सबको पता है। 1921 जो है, 1921 में इंडिया सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया, क्योंकि ये पूछा जाता है 1921 में इंडिया, देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अलग अलग होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन अलग है, सेकंड ट्रांजिशन का मतलब क्या है, जहां बर्थ रेट जो है वो तो बढ़ रहा है लेकिन डेथ रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? मेडिकल फैसिलिटीज आ रही है, धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, क्लास स्वच्छता धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से डेथ धीरे धीरे कम हो रहा है। और पैदा तो हो ही रहे हैं ज्यादा लोग, तो डेथ कम हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो इंडिया की क्या हुई, बढ़ी 1921 से लेके आज तक। तो ये ध्यान रखना, सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया इंडिया। और ध्यान रखना जो ऑफिशियल सेंसस है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन का जनगणना, तो उसका जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस है कब आया था क्लास, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इसीलिए करा रहा हूं। 1881 1881। और ये कितने साल का डाटा रिकॉर्ड करता है ऑफिशियल?
सेंसस पढ़ा होगा 11th में आपने, 10 साल का रिकॉर्ड डेटा करता है, और क्लास लास्ट आया था क्लास कब, 2011 को, अब 21 में आएगा। ओके, द फॉलोइंग पॉइंट शोज द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। तो डेमोग्राफिक कंडीशन हमारी कैसी थी, खराब थी, बर्थ रेट भी हमारा ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा था। मतलब बर्थ रेट का मतलब क्या, हर 1000 में से कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं और हर 1000 में से कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, इसे बोलते हैं डेथ रेट और बर्थ रेट। तो बर्थ रेट का मतलब क्या है क्लास, कि हर पर 1000 में कितने न्यू बॉर्न हो रहे हैं, और डेथ रेट का मतलब पर 1000 में, हम 1000 के अंदर काउंट करते हैं कितने लोग की डेथ हो रही है। तो यहाँ पे क्लास जो बर्थ रेट डेथ रेट बहुत हाई था, लगभग 48 लोग पैदा हो रहे थे क्लास, और 40 लोगों की डेथ हो रही थी एवरी 1000। और करंटली क्लास ये कितना, डेथ रेट 7 है और बर्थ रेट क्या है 19, 2016 का डेटा है ये। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है 1.19%। कोशिश करना कि याद हो जाए, बट डोंट वरी, बिफोर एग्जाम तुम्हें मैं याद करा के भेजूंगा। लेकिन क्लास फिर भी अपने पे डिपेंड रहना क्लास, इसको अच्छे से लर्न करके रखे रहना, क्योंकि लास्ट में कंफ्यूजन ना हो, बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा ना हो। कोशिश करा करो डेटा थोड़ा बहुत याद कर सको। लो लिटरेसी रेट, हाँ लेकिन याद नहीं हो रहा तो इस चक्कर में चैप्टर को मत छोड़ देना, बाकी चैप्टर कर लेना। पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी। लिटरेसी रेट जो था वो लिटरेसी रेट 16% से भी कम था, जिसमें से फीमेल लोगों का और कम, महिलाओं को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था, सिर्फ 7% महिलाएं ही पढ़ पाती थी। करंटली लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है क्लास, 74% है, पहले से बेटर है, जबकि इसे 100% होना चाहिए। और जो मेल लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है, आज भी फीमेल लिटरेसी रेट मेल से कम है, क्योंकि फीमेल लोगों के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। बहुत शर्म की बात है क्लास कि उनको प्रॉपर पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको एक लिमिट तक पढ़ाया जाता है। और अगर माँ बेटा और बेटी है और माँ बाप को पैसा लगाना हायर एजुकेशन में, तो वो बेटी के पीछे नहीं लगाते हैं, बेटे के पीछे लगाते हैं, क्योंकि बेटा हमारे साथ रहेगा, हमें कमा के हमें देगा, बट लास्ट में क्या होता है वो सबको पता है। तो इसीलिए क्लास भेदभाव नहीं करना चाहिए इंडिया में क्लास। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने बहुत सारे रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, बहुत सारे अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब पढ़े सब बढ़े, ऐसे काफी अभियान बना रखे ताकि महिलाओं को भी पढ़ने का मौका मिले। 50% लगभग आबादी जो है महिलाओं की है, तो अगर आप आधी आबादी को पढ़ने से रोक दोगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये डिफरेंस शो करता है कि अभी भी इंडिया के अंदर भेदभाव हो रहा है। स्टेट में भी ऐसे ये क्लास की, कुछ स्टेट त्रिपुरा जैसे है, केरला है, इनका जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि बिहार जो है उनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो धीरे धीरे क्लास ये सब जो है बढ़ेंगे और लिटरेसी रेट हर कंट्री में 100% बनेगा, और हर जो महिलाएं हैं और चाहे वो क्लास मेल फीमेल सब जो है इक्वल है और सब पढ़े लिखे होंगे। बट ये उस टाइम के हालात है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंसान जी रहा था क्लास उस टाइम लगभग 44 इयर्स का, अगर कहीं पे 32 लिखा हो तो क्लास इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेना कि क्या है, बट यहाँ पे जो बुक में लिखा हुआ है क्लास वो 44 इयर्स है, और प्रेजेंटली इट इज 68 इयर्स। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोगों की डेथ बहुत जल्दी हो जाती थी, मेडिकल फैसिलिटी थी ही नहीं, तो उनकी डेथ जल्दी हो जाती थी। हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, छोटे बच्चे जिनकी एज 1 साल से कम होती है, न्यू बॉर्न बेबीज, उनको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट। तो इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, और ये बहुत दुख है क्लास, क्योंकि उसमें प्रॉपर कोई टीकाकरण नहीं था, जो मदर है वो कोई ऐसा सिजेरियन नहीं था क्लास, घर पे ही बच्चे पैदा होते थे। तो उस सिचुएशन में क्लास लगभग 218 बच्चों की डेथ हो जाती है हर 1000 में से, फिगर बहुत बड़ा है। जबकि क्लास करंटली क्लास ये ओनली 44 है, ये भी 44 ओवरऑल है, बट हर स्टेट का भी अलग अलग है। केरला जैसी स्टेट का ये बहुत कम है, जबकि लाइक यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स का ये ज़्यादा है। ओके, हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। लोगों की डेथ देखो किस तरीके से होती है। 1943 का एक क्लास, जो बच्चे बंगाल से हैं उन सबको पता होगा, लगभग 30 लाख लोगों की डेथ हो गई। 30 लाख का फिगर सोचो कितना बड़ा होता है। इसे बोलते हैं बंगाल फेमाइन। 1943 में ऐसा फेमाइन है, भुखमरी आई, लोगों के पास खाने पीने को नहीं था, बीमारियों से निपटने के लिए पैसा नहीं था। देखो लोग इस तरीके से देखो भूखे, मतलब बहुत इनको देखने का भी मन नहीं करता कि इतनी बुरी तरीके से हालात हो गई था 1943 के टाइम पे। सोचो देखो किस तरह से लोग जो है लाइन लगे थे खाने के लिए। तो आप खुश नसीब हो कि आज की ईरा में हो, आप भगवान, आपको माँ बाप हैं आपके लिए, वही भगवान आपको खाना पीना दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। ऐसी हालात जो है, कपड़े शरीर में ना कपड़े हैं ना खाने को रोटी है, भूख के मारे मर जा रहे हैं। और आपने शायद ही ऐसा कोई दिन हुआ होगा आपके साथ कि जब आपके घर वालों ने आपको भूखा सोने दिया होगा, कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, कितनी भी आपकी बड़ी गलती क्यों ना हो। इसीलिए बोलता हूँ क्लास, इसी प्यार को देखते हुए ही मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो अच्छे से, ताकि लाइफ में आप भी सक्सेसफुल बनो और उनका सारा जो एफर्ट्स है वो उनको वेस्टफुल ना लगे। तो जो भी बच्चे कमजोर हैं, प्लीज, आप कमजोर इसलिए हो क्योंकि आप पढ़ते नहीं, तो अगर आप पढ़ना चाह लो तो आप 30 बच्चों को भी पिछाड़ दोगे। तो कोशिश करो, मेहनत करो, दिन रात एक कर दो क्लास। बस इस एक महीने के अंदर, एक महीना भी नहीं बचा, अब तो एक महीना भी नहीं बचा, 15 को शायद आपका अकाउंट्स का पेपर है या इको का पेपर है, एक महीना भी टाइम नहीं बचा, जी जान लगा दोगे तो आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे। ओके, तो ये देखो इस तरीके से क्लास में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये क्लास भूखमरी की हालत थी।
ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है, कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं और कितने लोग टर्चरी सेक्टर में काम करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर में लगभग 72% पॉपुलेशन काम करती है, सेकेंडरी सेक्टर में क्लास लगभग 10% और टर्चरी यानी सर्विस सेक्टर, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये सर्विस सेक्टर में लगभग 17.2 पॉपुलेशन जो है वो काम कर रही है। तो ये क्या दिखा रहा है आपके, ज्यादातर लोग जो है वो किस पे क्लास डिपेंड थे, कल्चर पे। क्यों क्लास, क्योंकि एग्रीकल्चर ही एक ऑप्शन था, बाकी इंडस्ट्री हमारी थी ही नहीं। तो 75% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो लगभग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, बाकी 25% दोनों मिला के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। अनबैलेंस ग्रोथ था। अनबैलेंस ग्रोथ क्यों, एक सेक्टर ग्रोथ कर रहा है एक नहीं कर रहा। अनाज बनाए जा रहे हो भैया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो अनाज किस काम का। रीजनल वेरिएशन भी, कुछ ऐसे स्टेट जैसे मान लो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तो ये लोग धीरे धीरे क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री बना रहे थे, सर्विस टर्चरी सेक्टर में जा रहे थे या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे थे। बट बाकी स्टेट नहीं जा रही थी, जैसे उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब रिमेन वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो वो लोग अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही थे। उन्होंने जो है वो रीजनल वेरिएशन दिखाया कि किस स्टेट ने फॉलो किया, किस स्टेट ने सरकार की नीतियों को फॉलो नहीं करा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है क्लास, बेसिक फैसिलिटी जो जरूरी है किसी देश को चलाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द बेसिक सिस्टम एंड सर्विसेज दैट कंट्री नीडेड इन ऑर्डर टू फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, लाइक रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, एनर्जी, यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ठीक है, सोशल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी। ये सब कुछ भी नहीं किया अंग्रेजों ने, सिर्फ दो ही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। तो अंग्रेजों ने दो काम अच्छे करे, एक रेलवे, एक कम्युनिकेशन। रेलवे की बात करें तो रेलवे कब आया क्लास, ध्यान रखना 1850, और पहले ट्रेन कब चली 1853। तो रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुआ, अगर ये आएगा तो 1853 लिखना। कब चली क्लास, तो 1853 16 अप्रैल को मुंबई, यानी कि मुंबई से थाने चली। 33.8 किलोमीटर का सफर लगभग 1 घंटे में इन्होंने तय किया। रेलवे बनाने में इंडिया की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी टूट गई। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया का जितना रिजर्व था, जितना पैसा था, वो सब लगा दिया रेलवे के अंदर कि रेलवे बना रहे, सब पैसा लगा दिया रेलवे के अंदर। इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर गई थी, सारा पैसा रेलवे में लगा दिया। किस लिए, ताकि वहां से सारी चीजों को लाकर गली गली में हर जगह दे सकें। और क्योंकि इन्होंने कमर्शलाइज कर दिया चीजों को, तो हर गांव में हर जगह जो है वो कॉटन, सिल्क, ये सब चीजें उग रही हैं। तो अब इन सब चीजों को उठाकर अपने देश भी तो ले जाना है। मुंबई के जो मतलब कि पोर्ट एरिया है वहां भी तो लाना है ना, तो वो लाएं कैसे, रेलवे के थ्रू। रेलवे सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन था उस टाइम पे। और दूसरा है कम्युनिकेशन, तो ये है रेलवे क्लास। कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, आज तो मीडिया है, आज सोशल मीडिया, हर जगह इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ना कोई मोबाइल फोन था, ना क्लास कोई टेलीफोन वगैरह कुछ था। खतों से काम हो जाता, खत लिखते थे, लेटर लिखते थे, ये आम जनता के लिए। तो सरकार ने अपने लिए बनाया क्लास क्या, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने क्या बनाया, टेलीग्राफ बनाया, एक मशीन जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज को शेयर किया जाता है। ओके, उसी बेसिस पे एक टेलीग्राम एप्लीकेशन भी उसी नाम को रख के किया गया है क्लास, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स वगैरह कोई चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा 2021-22 से ले सकते हो। अच्छा, जब रेलवे आया तो फायदा क्या हुआ उसका, रेलवे ने लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को खत्म कर दिया, दूर दूर तक जाने की समस्या खत्म हो गई क्लास। सामान को भी दूर दूर तक भेजने की समस्या खत्म, आराम से ट्रेन के थ्रू अच्छी खासी स्पीड थी। आज लगता है स्पीड कम है, बट उस टाइम पे सोचो 1850, कितना साल पहले, उस टाइम तो बहुत बड़ी बात थी, वरदान जैसा था, लोग तरसते थे देखने के लिए। और इसने कहीं ना कहीं क्लास मार्केट को डेवलप किया। जब रेलवे बन गया, सामान इजीली मूव होने लगा। देखो इस तरीके से क्लास रेलवे है, तो क्लास इन्होंने कहीं ना कहीं रेलवे बना के ट्रांसपोर्टेशन को इजी कर दिया, मार्केट को बढ़ावा मिला, एक्सपेंशन मिला। कम्युनिकेशन, ये टेलीग्राफ मशीन है, इस मशीन के थ्रू क्या करते थे, वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते थे। जो पोस्टल सर्विस था, डाक खाना वगैरह, वो आम जनता के लिए था। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था किसके लिए, सरकारी अफसर के लिए, यानी कि ब्रिटिशर्स के लिए, कि वो अगर वो के मैसेज भेज रहे हैं, कहीं पे मान लो विद्रोह हो गया, कहीं पे लोग भड़क गए और वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है, धमकाना है, तो इस मैसेज के, इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू क्लास भेजते थे। कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जरूर रहा है क्लास ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, जैसे क्लास यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी, अनाज जो है हम ज़्यादा उगाने लगे क्योंकि वो चीज़ें कमर्शलाइज हो गई थी, तो अनाज ज़्यादा उगा रहे थे, तो हमारे पास कहीं ना कहीं बच रहा था कि हम मार्केट में उसे बेच सकें। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिला। मॉनेटरी इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि कमर्शलाइजेशन में वो लोगों को क्या पैसा दे रहे थे, तो वो लोगों को पैसा मिलेगा तो लोग खर्च भी पैसा करेंगे, तो जो बार्टर सिस्टम था उससे शिफ्ट होकर धीरे धीरे मॉनेटरी इकोनॉमी आने लगी। भुखमरी, जैसे बंगाल जैसी भुखमरी जैसे सिचुएशन में ये रेलवे के थ्रू क्या करते थे, अनाज पहुंचाते थे जहां पे अनाज की कमी हो गई है, तो ये फेमाइंस पे कंट्रोल करते थे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, देखो आज अगर यहाँ पे मान लो मैं यूपी में बैठा हूँ और यहाँ पे कुछ अनाज की कमी हो गई, तो हम ट्रेन वगैरह पकड़ के, फ्लाइट वगैरह पकड़ के, या फिर बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, बस है वगैरह, उनमें जाके किसी दूसरे स्टेट में चले जाएंगे। बट पहले ऐसा कुछ नहीं था, आप यहाँ पे हो, आप कहाँ जाओगे पैदल, कितनी दूर जाओगे,
तो भूख मरी थी बहुत ज़्यादा, और जंगल ही जंगल क्लास बहुत सारी जगह था, तो लोगों को बहुत दिक्कत हुई और लोगों की जान चली जाती थी। रेलवे के आने से काफ़ी फायदा हुआ, सड़क भी इन्होंने कुछ बनवाए। और अंग्रेजों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया था, जो अपर हाउस लोअर हाउस पार्लियामेंट वगैरह बनाया था, देश पे शासन करने का जो भी उन्होंने सिस्टम बनाया था, वो बना बनाया सिस्टम विरासत में इंडिया को मिल गया। इंडिया को बस उसमें चेंज करना था, उनके लॉ अच्छे नहीं थे, इंडिया को अपने लॉ लगाने थे अच्छे लॉ, ओके, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये है क्लास सारे के सारे फायदे, यानी कि ये आपका, इसके साथ आपका चैप्टर 1 पूरा खत्म हो गया। आई होप आप सब अच्छे से चैप्टर 1 आप आराम से, आज आप टारगेट ले लो कि आज अभी से लेकर आज रात के अंदर, आज रात 12 बजे से पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कुछ भी करो चाहे मत करो, बहुत अच्छे से इन दोनों चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लेना। अगर मैं आपके लिए, देखो मैं भी छुट्टी ले सकता था, 6 दिन के अंदर मैं पूरा सिलेबस करा रहा हूँ, तो कम से कम इसी चीज़ से मोटिवेट रहो कि यार सर अगर एक भी दिन मिस नहीं कर रहे, शार्प 5 बजे, तो 5 1 नहीं होता, शार्प 5 बजे वीडियो आ जाती है। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्या मेरे साथ समस्याएं नहीं है, बहुत है, दिन दिन में 3 वीडियोज़ अपलोड करना, इस 1 घंटे की वीडियो के लिए 4 घंटे लगते हैं, 2 ढाई घंटे नोट्स बनाने में, आधा 1 घंटा बैनर, उसके बाद क्लास उसे अपलोड करना, रेडी होकर एकदम कैमरे के सामने, बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ यार मेरी मेहनत बेकार मत करना, आप लोगों के कहने पे रिवीजन करा रहा हूँ, कोई भी और नहीं करा रहा है, कोई भी, सब आएंगे क्लास, थोड़े 5-10 मिनट की एक अच्छी सी वीडियो बना देंगे, आपको होप्स दे देंगे और चले जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे घंटों घंटों आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना, मेहनत करना, अच्छे से क्लासेस पूरे चैप्टर को लर्न करना। हमें, हमारा एक ही टारगेट है, मेरा और हम आपका, हम दोनों का एक ही टारगेट है, क्या कि हम सबको टर्म 1 में 40 आउट ऑफ 40 लाना है। नहीं आएंगे 39 आएंगे 40, हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश पूरी होनी चाहिए। अगर आपने कोशिश किया तो नंबर कमाने पे आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा कि हाँ यार मेरी मेहनत थी, इस बार कम नंबर कमाए, 2-3 नंबर कमाएंगे और क्या, उसको अगली बार मेकअप करेंगे। तो प्लीज़ यार चैप्टर 1 आज की रात सोने से पहले और चैप्टर 2 दोनों खत्म करना। कम टू चैप्टर 2। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें 1950 से 1990, तो ये एक जो पीरियड था ना, इसमें पब्लिक सेक्टर कंपनी, सरकार ने सारी चीज़ों को अपने हाथ में रखा। सरकार के पास सबसे पहला जो समस्या आई कि वो इकोनॉमिक सिस्टम की कैसा इकोनॉमी हम बनाएंगे। सरकार के पास आज़ादी मिलने के बाद कि हम अपनी कैसी इकोनॉमी बनाएंगे, और ज़्यादा प्रेशर आ गया कि हमें कैसे, जो 200 साल जो है विनाश किया उन लोगों ने हमारी कंट्री का, हम उसे ठीक कैसे करेंगे। तो उसके लिए 3 तरह की इकोनॉमी होती है, मतलब कि इन 3 तरह के सेंट्रल प्रॉब्लम है क्लास, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब देश के अंदर क्या सामान बनाए और किस क्वांटिटी में बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बनाए, और फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाए। तो बेटा ध्यान से समझना, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हम लेबर का यूज करें या कैपिटल का यूज करें, कौन सी इंसेंटिव का यूज करें, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। और होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए सामान बनाए, अमीरों के लिए अलग सामान बनेगा, गरीबों के लिए अलग सामान बनेगा। तो इन सबको डिसाइड करना, देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। और इकोनॉमी क्लास होती है 3 टाइप की, ध्यान रखना। सबसे पहला होता है मार्केट इकोनॉमी। तो जो मार्केट इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी वो यहाँ पे द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस इज टेकन बाय द प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। मार्केट इकोनॉमी में डिसीजन कौन लेते हैं क्लास, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, और इनका मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जबकि जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी यहाँ पे जो डिसीजंस लेती है वो कौन लेती है, देश के अंदर क्या सामान बनेगा, किसके लिए बनेगा, कितनी क्वांटिटी बनेगा, इसे कौन लेती है क्लास, गवर्नमेंट। और इनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, सोशलिज्म या सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तीसरा होता है इंडिया लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ये पहला और दूसरे का मिक्स है, यानी कि यहाँ पे डिसीजन सरकार भी लेती है और यहाँ पे डिसीजन गवर्नमेंट भी लेती है, और मेन मोटो क्या होता है क्लास इसका, सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दोनों मेन मोटो होता है। तो इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है, तो इंडिया को बनाया गया मिक्स इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे देश के अंदर क्या बनना है, कैसे बनना है और किसके लिए बनना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करें इकोनॉमिक प्लानिंग। 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ। प्लानिंग कमीशन सेटअप इन विच ईयर, 1950, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, जहां पे इन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाई, 5 ईयर प्लान कि 5-5 साल में हम क्या करेंगे क्लास, देखेंगे कि इन 5 साल का हमारा गोल क्या है, इसे अचीव करेंगे, फिर अगले 5 साल का गोल क्या है, उसे अचीव करेंगे। तो इस तरीके से 5 ईयर प्लान बनाए गए, और 5 ईयर प्लान के जो चेयरमैन थे कौन थे क्लास, प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो क्या होगा, चेयरमैन होगा। कब आया, 1950। कितने साल की प्लानिंग है, 5-5 साल की प्लानिंग है। क्लियर है क्लास यहाँ तक।
अब जो ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग कमीशन का वो क्या था? रैपिड राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, सबके लिए ये मेन एम था 5 ईयर प्लान का। जो पहला 5 ईयर प्लान आया, बेटा बहुत डाटा है, प्लीज कॉपी में सारे डेटा को नोट करते रहो। लाइक प्लानिंग कमीशन कब आया, पहला 5 ईयर प्लान जो था वो कब आया, 1951, और जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 1950। जो पहला प्लान आया 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956, ये पहला प्लान था। दूसरा तीसरा इस तरह से प्लान आया। 12वां जो 5 ईयर प्लान था लास्ट था वो था 2012-17, तो 12-12 ऐसे लर्न करना, 12-12। 12th नंबर का जो प्लान था वो क्लास आखिरी प्लान था, 2012 से लेकर 2017 तक चला। और क्लास आज प्लानिंग कमीशन क्लास आज प्लान नहीं होते 5 प्लान के, आज नीति आयोग है, हम पढ़ेंगे अभी। तो वो आखिरी 5 ईयर प्लान था। और इस 5 ईयर प्लान में अगर तुम्हें, हालांकि बहुत डीप है, क्या पता ना पूछे, बट फिर भी अगर तुम्हें बोला प्लान हॉलिडे किसे कहते हैं क्लास, तो 3 ऐसे ईयर थे जिसमें प्लान हॉलिडे था, 1966-67, 67-68 और 68-69। तो ये 3 ईयर 1966 से लेकर 1969, ये 3 ईयर जो था ये था क्लास प्लान हॉलिडे। और ये प्लान हॉलिडे क्यों पड़ा? ड्यू टू मिसरेबल फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो बुरी तरीके से फेल हो गया, और उस 5 ईयर प्लान के फेल होने की वजह से जो है क्लास 3 साल का यहाँ पे हॉलिडे दिया गया। दिस इज कॉल्ड प्लान हॉलिडे। ओके, प्लान विच इज टू बी अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, उन प्लान को जो 20 साल में अचीव किए जाते हैं उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लान, यानी कि पर्सपेक्टिव प्लान। क्या बोलते हैं उसको? पर्सपेक्टिव प्लान। और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने, जहां पे हर स्टेट के सीएम आते हैं, बैठते हैं क्लास और मीटिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, और हर स्टेट अपने बारे में बताता है, यूटी अपने बारे में बताता है कि भैया हमारे स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में क्या क्या कमियां, क्या क्या समस्या, और उसको समाधान करने का प्लान बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड नीति आयोग। और इसने रिप्लेस किया किसको? प्लानिंग कमीशन में। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये कब फॉर्म हुआ? 1 जनवरी 2015। अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं, और यहाँ पे भी जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चेयरमैन कौन है क्लास? नरेंद्र मोदी, यानी प्राइम मिनिस्टर फिलहाल। और हेड ऑफिस कहाँ पे है क्लास इसका? नई दिल्ली में। तो ये इतना डाटा है जो आपको अच्छे से लर्न करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको लर्न कर लेना। अब आते हैं लॉन्ग टर्म गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। तो ये जो 5 ईयर प्लान आपने बनाया, जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? लंबे समय तक का आपका क्या मोटो है? तो इसके 5 मोटो है। अब शॉर्ट में याद करना, GFMSE। GFMSE, जी का मतलब है क्लास ग्रोथ। जी का मतलब क्या है? ग्रोथ। मेन एम क्या है? ग्रोथ हो। अगर देश तरक्की करेगा तो देश के लोग, हम और आप भी तरक्की करेंगे। अच्छा एक मुझे बात बताओ, अगर आज जहां मैं बैठा हूं वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, वहाँ पे सड़कें नहीं होती, यहाँ पे जहाँ आप बैठे हो आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा होता, फ़ोन नहीं मिल रहा होता, तो क्या अब मैं आपको पढ़ा सकता था? क्या आप मुझसे पढ़ सकते थे? नहीं। अगर मेरे यहाँ सड़क नहीं होती तो क्या मेरे पास बच्चे कोचिंग में पढ़ने आ सकते थे? नोएडा में ऑफलाइन जगह पे, नोएडा में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, तो क्या वहाँ पे बच्चे आ सकते थे पढ़ने? नहीं। दूसरी बात, क्या क्लास आप ये जानते हो कि अगर ये सड़कें नहीं होती तो जितनी भी अमेजन क्लास, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी है, ये सामान डिलीवर कर सकते थे क्या मेरे को? नहीं कर सकते थे। तो कहने का मतलब क्या है? ग्रोथ। देश अगर तरक्की करेगा तो देश के लोग भी तरक्की करेंगे, उनको भी क्या होगा? उससे फायदा होगा। ये देश तरक्की कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हमें पर पर्सन जो शेयर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। दूसरा क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, उनके पास काम हो। दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क, दे गेट वर्क, इट मींस फुल एम्प्लॉयमेंट। तो देश चाहता है कि यार आजकल क्या है, पढ़ लिखने के बाद भी लोगों को काम नहीं मिलता। कितना बुरा होगा कि आप पढ़ लिख के जाओ और आपको काम ना मिले, फिर पढ़ना लिखना क्या फायदा? इससे अच्छा कुछ और काम करते, उस पैसे को बचाते आप। तो यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट, जो लोग काम करना चाहते हैं एटलीस्ट उनके पास काम हो। मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए हर सेक्टर के अंदर। एजुकेशन हो, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आजकल ऑनलाइन फैसिलिटी है, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं आजकल जो पहले नहीं हो रही थी। तो वो एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन ही तो है। लोग चांद पे जाने की बात करते हैं, देख लो सैटेलाइट स्पेस, ये धरती से लेके मार्स पे, मतलब इंडिया में अगर कल को मुसीबत आती है तो हम मार्स पे जो है वो घर बनाने की सोच रहे हैं क्लास। बहुत सारी कंपनी, स्पेस एक्स जैसी कंपनी क्लास, इसके बाद वर्जिन है वो कंपनी, और बहुत सारी अलग अलग कंपनियां जो लगी हुई हैं इसके पीछे कि भैया हम चांद पे जाएंगे और वहाँ जाएंगे क्लास, मार्स में वहाँ घर बसाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी है। लेजर लाइट ऑपरेशन हो जाता है क्लास, बिना चीर-फाड़ करे ऑपरेशन हो जा रहा है आजकल। यानी कि एक तरीके से डॉक्टर भी भगवान जैसे हो गए हैं कि यार लोग इंसान बीमार पड़ते हैं, मरने का कगार पे होते हैं, डॉक्टर उनको बचा देते हैं। इंजीनियर, साइंटिस्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची इमारत जो है वो स्काई स्क्रैपर बना देते हैं। तो यार कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी है।
ओके, जिनका यूज किया, हालांकि इनका नुकसान भी है इन्वायरमेंट के ऊपर, जैसा पढ़ रहा है आपको सबको पता है। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, यानी कि हम लोग क्लास कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंड ना रहें, किसी और कंट्री पे डिपेंड ना रहें, बेसिकली फूड ग्रेन के लिए। और इक्विटी मतलब क्या है कि ये फैसिलिटी सबको मिलनी चाहिए, देश के कुछ लोगों को फैसिलिटी ना मिले, इकोनॉमिक फैसिलिटी सबके लिए, सबको मिले, यानी कि हर एक इंसान स्कूल जा पाए, हर कोई अपने बच्चे का इलाज करा पाए, उनको पढ़ा पाए, उनको अच्छा खाना पीना दे पाए, अच्छे कपड़े उनको दे पाए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा, उनको अच्छी शिक्षा दे पाए, अच्छी नॉलेज ज्ञान उनको दे पाए, ये सबके लिए है। ये नहीं कि देश के कुछ ही लोगों की तरक्की कर दी तो नहीं होगा। इंडिया इज अ पुअर कंट्री बिकॉज द मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज लिविंग इन रूरल एरिया एंड दे आर पुअर, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन, तो वो गरीब लोग हैं बेचारे, तो उनको भी उठाना है, उनको अपलिफ्ट करना है, ये सरकार का मेन मोटो होना चाहिए, सबको साथ देखना है, ठीक है। तो ये है क्लास आपका इक्विटी। जैसे मैं देख रहा हूँ क्लास, एक मैच चल रहा है, मैंने पहले भी आपको ये दिखाया था, काफी बच्चों ने बोला सर बेसबॉल का मैच चल रहा है, ठीक है बेटा, ये बेसबॉल का मैच देखो, ये इसकी हाइट है जो है वो ज्यादा, अब तीनों को जो है आप बराबर बराबर फैसिलिटी दे रहे हो, इसका मतलब क्या है बेटा, ये छोटा है, ये तो देख ही नहीं पाएगा गेम को, है ना। तो गेम देखने के लिए जो ऊंचा है इसको आप मत दो फैसिलिटी, जो अमीर है उस पर टैक्स चार्ज करो, और उससे लेकर क्लास इससे एक आपने बॉक्स उठाया और इसको दे दिया गरीब को, तो अमीर से टैक्स चार्ज करो और गरीबों को दो, ताकि गरीब लोग भी इंजॉय कर सके। देखो ये मैच तीनों देख पा रहे हैं अब, तो ये दिस इज कॉल्ड इक्विटी एंड दिस इज कॉल्ड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इक्वालिटी, सबको बराबर बराबर दे दिया। अरे भाई अमीर है उसको क्यों दे रहे हो फैसिलिटी, गरीब दो, सब्सिडी जो है वो गरीबों के लिए है ना कि अमीरों के लिए। ओके, ये 3-5 पॉइंट ध्यान रखना। 1950 से 1990, क्लास 90 मिसिंग है, 1950 से 1990 एग्रीकल्चर का फीचर क्या था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन जो था वो बहुत कम था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, किसी बच्चे को अगर ये पीडीएफ चाहिए, तो आप एक काम करना, एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल में जाना, फ्री स्टडी मटेरियल में अगर आप जाते हो ना, तो वहां पर क्लास आपको ये इकोनॉमिक्स का और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स का और बीएसटी का सारे पीडीएफ मिलेंगे, उसके अंदर ही क्लास एक स्लॉट होगा रिवीजन सीरीज का, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा आज वाला, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का, तो प्लीज जाके ले लेना। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ते हो, वहां भी नोट्स मिल जाते हैं, टेलीग्राम पे सुनील पांडा मेरा चैनल का नाम है, आप वहां पे हमारे साथ जुड़ जाओ टेलीग्राम पे 2021-22, ठीक है, तो वहां पे भी क्लास आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, लेकिन लर्न करना, जो आप बोलोगे सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। आप देख रहे हो ना क्लास की कंटिन्यू में किस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बता रहा हूं, मेहनत लगती है, मेहनत लगती है, आप भी जानते हो यार, इतने छोटे बच्चे नहीं हो, तो यार माँ बाप के लिए मेहनत करो, मेरे लिए मेहनत मत करो, नंबर लाओगे मुझे कुछ मत दिखाना, घर वालों को दिखाना, उनके चेहरे की मुस्कान देखना एक बार, है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बेटा कि एग्रीकल्चर कैसा था 1950 से 1990 में, कैसा था एग्रीकल्चर क्लास, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। भैया प्रोडक्शन जो था वो बहुत कम था, जमीन ज्यादा होने के बाद भी हमारे पास उपज कम थी, फसल कीड़े मकोड़े खा जाने, पत्तियों में छेद हो जाते हैं, देखा आपने, झिल्ली झिल्ली से बनके छेद हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं पत्तियों को। रेनफॉल पे हम डिपेंड थे, बारिश अच्छी होगी तो पानी मिलेगा, फसल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जहां पे एक काम को 10 लोग कर रहे हैं जबकि काम को 4 लोग भी कर सकते हैं, तो ज्यादा लोग एक काम को कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे एक लेबर को हटा भी दिया जाए तब भी क्लास आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवर एम्प्लॉयमेंट है। दिस इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एक्स्ट्रा लेबर जो प्रोडक्टिविटी दे रहा है, मार्जिन लेबर जो प्रोडक्टिविटी दे रहा है, उसका आउटपुट जीरो है, वो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा। क्यों इतना बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हमको डिटेल में बता रहा हूँ। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, लोग अनाज उगा रहे थे अपने लिए, भाई ठीक है, फसल किया, घर के लिए हो गया, बस खत्म, आइडिया नहीं था बेचने का, बेचने का कोई आइडिया ही नहीं था उनके मन में कि इसे बेचेंगे, ठीक है, ना ही मार्केट ही नहीं थी तो क्या बेचेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े होते थे क्लास, ओनर जो जमींदार थे और टिलर यानी जो खेतीबाड़ी कर रहे थे लोग, बिकॉज अंग्रेजों ने इतना बिगाड़ा है क्लास इनके बीच का रिलेशनशिप, तो जाहिर से अंग्रेजों का काम ही था तोड़ो और शासन करो, लोगों को बांटो, बुराई करो, चुगली लगाओ एक दूसरे की, और बस आज भी क्लास यही करती है सरकार, आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत तो करती है, यही सब चीज़ है, लोगों को बांटो, लोगों को किसी ना किसी तरीके से बांटो, रीजन बेसिस से बांटो या किसी ना किसी बेसिस पे बांटो, और बांट के फिर कब्जा करो, तो जब बढ़ते हैं लोग तो दिमाग काम ही नहीं करते लोगों का, उन पर कब्जा करना आसान हो जाता है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, तो लड़ाई झगड़े होते थे ओनर्स के बीच और टेलर्स के बीच, यानी जो जमीन खेती बाड़ी कर रहे थे फार्मर वो, और ओनर मतलब लैंडलॉर्ड, उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हो रहा था। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, जमीन थी लोगों के पास अलग अलग जगह पे, स्कैटर्ड प्लेसेस पे, थोड़ी सी यहाँ है थोड़ी सी वहाँ, अलग अलग जगह पे जमीन थी, तो अलग अलग जमीन पे खेती बाड़ी आप कैसे करोगे, इसलिए सरकार को लेके आना पड़ा लैंड रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे सरकार ने एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लेके आई, इन्होंने इंटरमीडियरीज को हटा दिया, जो बीच में लोग थे हटा दिया, जमीन लोगों से छीन ली और उनको जमीन दे दिया जो लैंडलेस लेबर थे। आज ऐसा करना बड़ा मुश्किल है, आज जमीन की रेट बहुत हाई है, लेकिन उस टाइम पे जमीन की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं थी, राजा महाराजा पूरा का पूरा देश ही तोहफे में दे देते, जाओ हमने तुम्हें मुंबई तोहफे में दे दिया, जाओ हमने तुम्हें दिल्ली तोहफे में दे दिया। आजकल 50 गज की जमीन खरीदे आदमी तो हालत खराब हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि उस टाइम पे ऐसी चीजें नहीं थी, इतनी वैल्यू नहीं थी, सरकार जो है वो लैंडलेस लेबर को जमीन दे रही थी बहुत लो रेट पे, और उनसे छीन ले रही थी, इनके पास एक हद से ज्यादा जमीन है ना, उनसे छीन ले रही थी, तो वो काफी प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमसे जमीन मत छीनो, लेकिन सरकार कहते नहीं, इतना क्या करोगे जमीन रख के, एक लिमिट,
एक लिमिट में जमीन है ना। रेगुलेशन ऑफ रेंट, तो रेंट जो है वो रेगुलेट कर दिया कि भैया 1/3 से ज़्यादा क्रॉप का आप रेंट ले नहीं सकते। अगर मैं जमींदार हूँ और 3 लाख का अनाज उगाया तो मैं अपने पास सिर्फ 1 लाख रख सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तो किसान ले जाएगा, पहले उल्टा होता था। लैंड सीलिंग, तुम्हारे पास एक लिमिट से ज़्यादा अगर जमीन है सरकार उसको ले लेती थी कि भैया इतनी जमीन है, इससे ज़्यादा जमीन जो है वो हम ले लेंगे, ठीक है। अगला क्या है, और लेके किसे दे देते क्लास, जो लैंडलेस लेबर थे। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, लोगों के पास जमीन थी दूर दूर जगह पे, उन सबको लेके उनको इकट्ठे एक ही जगह पे दे दिया जमीन, सब कुछ ऐड करके, तो इससे फायदा हो गया उनको क्लास, एक जगह पे जमीन मिलने से खेती बाड़ी अच्छे से कर सकता है वो। कोऑपरेटिव फार्मिंग, लोगों से कहा जाता था कि अगर तुम्हारे पास कोई आसपास के लोग हैं, सब लोग मिलके फार्मिंग करो, मिलके खेती, आपने गांव में सबके खेत एकदम सटे हुए रहते हैं और सब लोग मिलके फार्मिंग करते हैं और क्रॉप को शेयर कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रॉप शेयरिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग। उसके बाद आया हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ध्यान रखना क्लास, हरित क्रांति को क्यों लाया गया क्लास, क्योंकि हम अमेरिका पे इतना ज्यादा डिपेंड हो गए थे। मैंने कहानी डिटेल में समझा रखी है इसको, जिनको डिटेल में पढ़ना है, बहुत मजेदार कहानी है क्लास, वो प्लेलिस्ट में जाना, जो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है 12th की पूरी, उसमें चैप्टर में उसको डिटेल में पढ़ा रखा है। बट अभी इतना बताऊंगा, अमेरिका का लॉ था PL 480, और वो एक ऐसा पब्लिक लॉ था जिसके तहत वो हम लोगों को काफी अनाज दे रहे थे। हम लोग अमेरिका पे बहुत डिपेंड थे अनाज के लिए, लेकिन 1960s के पीरियड में उन्होंने हमें एक धमकी दे डाली कि हम आपको अनाज नहीं देंगे, आप अपने यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन करो, जिसकी वजह से क्लास हम लोगों ने ठान लिया कि भैया हम अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए और अपने अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम अपने देश में लेके आए ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको टेक्निकल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट हुआ 1960। ग्रीन रेवोल्यूशन का पीरियड कब का था, 1960 का। इन्होंने बेसिकली क्या किया, पुरानी टेक्नोलॉजी की जो खेती बाड़ी करते थे पुराने तौर तरीकों से, उन्हें हटा के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके आया गया, ताकि क्लास अनाज की बेसिकली फूड ग्रेन की पैदावार बढ़ सके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या स्टेप सरकार ने लिए, सबसे पहला HYV सीड्स को लेके आए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और ये ऐसी बीज थे जिससे प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था, फसल खराब नहीं हो रही थी, आउटपुट अच्छा निकल रहा था। प्रोडक्टिविटी राइज एंड ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया जो सीड्स को बांटेंगे, जिसका नाम था क्लास नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इनको बोला गया आप गांव गांव जाओ, लोगों को फ्री में बीज दो कि भाई लो इस बीज से खेतीबाड़ी करो, खेतीबाड़ी कैसे करनी है लोगों को सिखाया गया। जो लोग थे जानकार एक्सपर्ट लोग थे, वो गांव गांव जाते थे, प्रधान को बुलाते थे, उनकी मीटिंग में गांव वाले आते थे, उन सबको बताता देखो ये बीज है, इसका ये फायदा होगा, आप यही बीज खरीदना, इस बीज को यूज करो, इससे पैदावार बढ़ेगी, आपकी फसल जो है सेफ रहेगी, आउटपुट ज्यादा निकलेगा। समझ रहे हो, आउटपुट ज्यादा मतलब क्या, मान लो एक अनार का पेड़ है, अनार भरे पड़े हैं उसके अंदर, एक अनार का पेड़ है जहाँ पे कुछ ही अनार है, तो यानी ये खराब आउटपुट है, बीज अच्छा नहीं है, तो आप अच्छा बीज जो है आप लगाओगे। स्वामीनाथन को, यानी MS स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, HYV सीड्स को तो यूज करोगे, फर्टिलाइजर का यूज करो। देखो ना ऐसा छिड़काव, यूरिया वगैरह ऐसे छिड़काव करते हैं, देखो इस तरीके से ना स्प्रे करते हैं, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं ना क्लास, जो भी उनकी डेथ हो जाए, वो कीड़े मकोड़े मर जाएं, इंसेक्ट जो खाना मिले, एक तरीके से खाद मिले ना, इनको भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है पौधों को, तो ये जो था फर्टिलाइजर, ये उसको कहीं ना कहीं खाद देता है, फसल को खाद देता है, और जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स हैं वो इसमें मर जाते हैं। देख रहे हो, इससे छिड़काव करते हैं कि कीड़े मकोड़े, देखो ये जो कीड़े होते हैं ना क्लास, इस तरह से पत्ती में छेद कर, आपने बहुत कीड़े देखे होंगे पत्ती के ऊपर, ऐसा गाँव में है ना, तो वो पत्ती को छेद करके बर्बाद कर देते हैं। तो यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, ये सब पॉइंट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट, साइंटिफिक तरीके से खेती बाड़ी करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर लिखा गया है, यानी कि मोर फोकस ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन। देखो ड्राई फार्मिंग वगैरह करना, ये देखो फसल वगैरह जो है वो एक नॉर्मल जगह पे उगाई जाती है, जो बड़े हो जाते हैं ना वो देखो इस तरीके से, देखो ट्यूब के अंदर फसल उगाकर, पौधे उगाकर उसको फिर मिट्टी में लगा देते हैं बाद में, तो पैदावार अच्छी हो जाती है। तो कौन सी क्लाइमेट है, क्या कंडीशन है, ये सब देख के लोग पौधे को जो है बड़ा करते हैं, हेल्थी बनाते हैं, फिर उसे प्लांट कर देते हैं। मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करना, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, देखो पानी, देखो मशीन है ना, मशीन देखो कटाई करने के लिए, उगाई करने के लिए, बुआई करने के लिए, पानी के लिए, देखो बारिश नहीं भी हो रही देखो तब भी पानी प्रॉपर इनको मिल रहा है, तो इस तरीके से प्रॉपर पानी की फैसिलिटी, प्रॉपर जो है सिंचाई करने की फैसिलिटी, ट्रैक्टर वगैरह से, जो पहले हल होते थे, हल समझना, बैल से खेती बाड़ी करते थे पीछे वो लोहा लगा के, वो सब खत्म कर दिया, मशीन आ गया, ट्रैक्टर आ गया, वो इस काम को कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। अच्छा, अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर पैदावार इंडिया की बढ़ गई, डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई अंग्रेजों मतलब US से, तो हम लोगों को फायदा क्या हुआ क्लास, सबसे पहले फायदा ये होगा अटेंडिंग मार्केट सरप्लस। देखो अनाज बस्ता बस्ता इकट्ठा होने लगा, और ये जो अनाज हमारे पास इकट्ठा हो रहा था इसे हमसे कौन खरीद ले रही थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी सरकार। सरकार कहती थी आप अनाज उगाओ, जितना उगाओगे हम आपसे खरीद लेंगे, आप खरीदने का टेंशन मत लो कि आपको बाहर नहीं मिलेगा, हम हैं, हम आपसे अनाज खरीदेंगे। यानी ये कहीं ना कहीं क्लास सरकार के लिए बफर स्टॉक इकट्ठा हो रहा था फूड ग्रेन का, और सरकार ये अनाज इकट्ठा करती है कोल्ड स्टोरेज में, ताकि कल को किसी स्टेट में फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, वायलेंस हो गया, या फिर कुछ इमरजेंसी हो गई, कहीं पे फसल पैदावार अच्छी नहीं हुई, तो हम इसको क्लास वहाँ पे सप्लाई करेंगे, ताकि वहाँ के लोग भुखमरी से
ना मरे। सरकार की आखिर यही तो जिम्मेदारी होती है। थर्ड इज बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। अगर अनाज की सप्लाई बढ़ेगी तो अनाज का प्राइस कम हो जाएगा। सप्लाई ज्यादा होते ही बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो प्राइस कम होगा, और जैसे ही प्राइस कम होगा तो गरीब लोग जो है अब वो सस्ते में अनाज खरीद सकते हैं, तो उनको इससे काफी फायदा होगा। ओके, अगला है क्लास राइज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी क्योंकि आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, आपको केमिकल मिला क्लास आप यूज करने के लिए, आपको मैकेनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन मिला, नॉलेज मिली, एचवाईवी सीड्स मिले आपको। जाहिर सी बात है आपकी पैदावार क्या होगी, बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस भी कम होगा, गरीबों को फायदा होगा। लेकिन 1950 से 1990 तक सरकार को क्या लगता था कि अगर हमने प्राइवेट सेक्टर को रोल दे दिया तो प्राइवेट सेक्टर करते हैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम, तो वो मुनाफे के लिए काम करेंगे और देश को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि भाई वो मुनाफा कमाएंगे, गरीब लोग कहां से उनका झेल पाएंगे उनके प्राइसेस को। तो सरकार सारी चीजें अपने हाथ रखती थी। तो पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट रोल था 1990 से पहले। हालांकि 1991 में जो आया एलपीजी, उसके बाद पब्लिक से रोल शिफ्ट हो गया प्राइवेट की तरफ, तो आज़ादी हट गई पब्लिक की बहुत हद तक, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की। तो क्यों सरकार अपने हाथ में 1950 से 1990 तक सारी चीज़ें रख रही थी? क्योंकि पब्लिक सेक्टर के पास पैसा था, प्राइवेट के साथ पैसा नहीं था। लैक कैपिटल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, उनके पास इतना पैसा था। कुछ ही बड़े बिजनेसमैन थे, टाटा बिरला आप जानते ही हो, शुरू से बड़े बिजनेसमैन थे, उनको छोड़कर बाकी के पास पैसा नहीं था, तभी उनका नाम फेमस है हर जगह। हर जगह ये बोलते टाटा बिरला अमीरों के बाद। आजकल तो खैर बहुत सारे और भी हैं, ठीक है, अंबानी अदानी भी हैं, लेकिन पहले टाटा बिरला ही थे। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रोजगार भी दे रहे थे, सरकार रोजगार दे रही थी सरकारी कंपनी में, आर्मी में। आजकल लोग तरसते हैं आर्मी में जाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए पागल हुए पड़े हैं लोग भी, सरकारी नौकरी मिले। सरकार डिमांड ही इतनी ज़्यादा है सरकारी नौकरी। अब कहीं भी शादी की बात होती है, लड़का क्या, लड़का सरकारी है, लड़का सरकारी है, तो तुरंत ही अच्छा रिश्ता लग जाता है। इनसे लगता है सरकारी नौकरी सब कुछ है, जॉब सिक्योरिटी, सरकारी नौकरी लगते ही हमारा जॉब सिक्योर है, हमारे बेटे को कोई नहीं निकाल सकता। चौड़ा बिल्कुल सीना चौड़ा हो जाता है, चौड़ में रहते हैं, भी सरकारी नौकरी है, भी सरकारी है, ठीक है, सरकारी जो है वो है। तो यार पहले ऐसा नहीं था, पहले आराम से सरकारी नौकरी लग जाती थी, घर से खींच खींच के ले जाया करते थे। चल भाई, चलते राह चलते आदमी की सरकारी नौकरी लग जाती थी। क्लास पूछना अपने दादा परदादा से, ठीक है, परदादा जी अगर नहीं भी रहे, स्वर्गवास हो गया उनका, तो आप दादी से जरूर पूछ लीजिएगा कि सरकारी नौकरी जो है पहले कितनी इजीली मिल जाती थी, अब जो है कितना कंपटीशन है, यू नो वेरी वेल। क्योंकि सरकारी कंपनीज भी कम हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, और जनता इतनी बढ़ रही है, और सरकारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए। तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो था किसके पास, सरकार के पास। सरकारी कंपनियों के पास स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि प्राइवेट के पास नहीं था। जनरेशन ऑफ इनकम जनरेट कर रही थी क्लास सरकारी कंपनीज, तो इसीलिए सरकार सारी चीज़ों को अपने हाथ रख रही थी। और सरकार चाहती थी कि हमारा मेन मोटो सोशल वेलफेयर है, तो अगर हम प्राइवेट को मौका देंगे तो वो मुनाफा कमाने के लिए आएंगे। और देश तो अभी आज़ाद हुआ है, अभी तो लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है, देश तरक्की नहीं किया हुआ, शुरू में हम कैसे प्रॉफिट मेकिंग पे जा सकते हैं। तो इसीलिए इन सारे रीजन की वजह से सरकार ने प्राइवेट जो जिम्मा है अपने पास रखा सारा, कि ये काम भी हम करेंगे, वो काम भी हम करेंगे, काम भी हम करेंगे, सारा कुछ अपने हाथ में रखा, प्राइवेट को रोल बहुत कम दिया। ओके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 आईपीआर। बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में 3 स्केड्यूल्स हैं, सरकार ने 3 स्केड्यूल बांट दिया है, और सरकार ने कहा स्केड्यूल सी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए है, बाकी स्केड्यूल ए और बी जो है वो सरकार कहती थी हम करेंगे, पब्लिक सेक्टर सरकारी कंपनी। सरकार कहती थी भैया इस काम को हम करेंगे, बाकी जो काम बच गया सी स्केड्यूल में वो काम आप करना। स्केड्यूल ए के अंदर 17, ध्यान समझना, 17 ऐसी इंडस्ट्री थी जो सरकार ने बोला भैया ये हम करेंगे काम को, आप नहीं कर सकते। 17 के अंदर, हालांकि ये कम हो गए बाद में क्लास 1991 के बाद, लेकिन क्लास अब उस टाइम पे 17 थे 1956 के अकॉर्डिंग। आर्म्स हथियार का काम हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी का काम हो, आयरन स्टील हो, हैवी मशीन हो, मिनरल ऑयल हो, कोल, एयरक्राफ्ट, रेलवे, शिपिंग, ये सारी चीज़ें सरकार ने अपने हाथ में रखी। स्केड्यूल बी के अंदर इन्होंने 12 ऐसी इंडस्ट्री रखी जो क्लास अपने हाथ में रखी, लेकिन ये उससे प्राइवेट से हेल्प ले सकते हैं। स्केड्यूल ए में 17, स्केड्यूल बी में 12, और इस 12 में ये प्राइवेट कंपनियों से हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं प्राइवेट कंपनियों से कि ठीक है यार आप हमारी हेल्प कर दो। लाइक क्लास फर्टिलाइजर वगैरह, जैसे मान लो सरकार घर बना रही है तो पानी सप्लाई करने के लिए वो प्राइवेट वालों से हेल्प ले सकती है, ठीक है, लेकिन कंपनी सरकार ही बनाएगी। इसमें 12, इसमें 17, बाकी जो बच गए जो इन दोनों में नहीं आए वो कंपनी सरकार ने दे दी प्राइवेट को, किया देखो ये काम बच गए, ये काम करना चाहो तो ये काम कर लो। तो कुल मिलाकर प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा बंदिशें थी, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी, बहुत ज़्यादा रोक टोक थी उस टाइम पे। फिर आए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेसिकली क्या होता है, छोटी छोटी कंपनी। सरकार चाहती थी कि एक बड़ी कंपनी की जगह छोटी छोटी बहुत सारी जगह कंपनी खुलेंगी तो वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की उस टाइम पे जो डेफिनेशन में लिमिट थी 5 लाख, तो जो लोग 5 लाख का काम कर रहे हैं वो छोटी इंडस्ट्री मानी जाती थी। और छोटी इंडस्ट्री को बहुत सारे प्रिविलेज मिलते थे, सरकार बहुत सारे बेनिफिट देती थी, टैक्स कंसेशन देती थी, उनको प्रोटेक्शन देती थी ताकि बड़ी कंपनी उन पर अटैक ना करे। अटैक इन द सेंस कि बड़ी कंपनी सस्ते में बेच रहे हैं, बेचारे
सारे छोटी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए क्लास सरकार ने बहुत सारे प्रोटेक्शंस दिए। जैसे सरकार ने बोला कि कुछ प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया कि ये प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल स्केल कंपनी ही बनाएगी, कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाएगी। टैक्स कंसेशन देना, जमीन पे छूट देना बिजनेस करने के लिए, ऐसी बहुत सारी इनको प्रमोट करती थी कुल मिला के, क्योंकि ये कंपनी होती थी लेबर इंटेंसिव, और इंडिया में लेबर इंटेंसिव की बहुत जरूरत है इंडिया के अंदर। क्यों? अच्छा, लेबर इंटेंसिव होता क्या है? जहाँ पे लेबरों से काम कराया जा रहा है, मशीन से नहीं। इंडिया में इतने सारे लोग हैं, मशीन काम करेंगे तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे ना, तो लेबर से काम कराते, तो लेबर इंटेंसिव थी। इंसेंटिव, तो क्लास ये इंसेंटिव नहीं, इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव, ठीक है, स्पेलिंग ठीक करना, लेबर इंटेंसिव। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल क्या था? पहली बात, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार दे रही थी। यहाँ पे आसपास के लोग आते थे, काम करते थे, काफी अच्छा उनको पैसा मिलता था और इनकम बन रही थी उनकी, लोगों को काम मिल रहा था। कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, लगभग 40 to 50% एक्सपोर्ट जो है इंडिया से, वो अकेला लगभग 45 to 50% मान लो, वो अकेला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर रही थी। यानी कि इंडिया से जो भी माल बाहर जा रहा है उसमें आधा माल तो छोटी कंपनियां बना रही थी। तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां खुलने लगी सरकार के इस परमिशन से, वेलफेयर ऑफ पब्लिक और आम जनता का भला हो रहा था। ये थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो अगर तुमको कभी पूछा जाए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लिमिट्स कितनी थी, तो ध्यान रखना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो लिमिट्स थी वो कितनी थी क्लास? 5 लाख, क्योंकि इसमें पूछा गया 1950, और आज की डेट में लिमिट बढ़ती रहती है। 5 लाख से 25 लाख हुई, 50 लाख हुई, 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ भी हुई। तो आज की डेट पे 10 करोड़ है 2021 में, लिमिट 10 करोड़ की, बिकॉज उस टाइम का 5 लाख बहुत कम है। आज 5 लाख में तो हर छोटी दुकान भी नहीं खुलती 5 लाख में, तो 10 करोड़ रुपए की आज की डेट है। बट उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी क्लास? 5 लाख की। तो 1950 में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए थी वो थी 5 लाख, आज 10 करोड़ है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल वाज स्टार्टेड इन, तो जो महालनोबिस थे, देखो ये महालनोबिस के बारे में क्लास मैंने पढ़ाया नहीं अब तक, बट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं बता दूं क्लास, महालनोबिस बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया। बेसिकली सेकंड फाइबर प्लान में इनकी जो मॉडल था वो हमने यूज किया। कब? सेकंड फाइबर प्लान में हमने महालनोबिस का जो मॉडल था, जो पॉलिसीज थी, हमने उसको यूज किया। महालनोबिस जो थे वो किससे जुड़े हुए थे इन चारों ऑप्शन में से? ही इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। बिल्कुल क्लास ध्यान रखना, इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट कहा जाता है। ये आर्किटेक्ट है, इन्होंने पूरा इंडियन प्लानिंग को बनाया है। ही स्टार्टेड जनसंख्या, उन्होंने एक जनसंख्या भी स्टैब्लिश की, और ही स्टैब्लिश द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यानी कि ISI इन्होंने स्टैब्लिश किया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो यानी ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। तो महालनोबिस के बारे में अगर पूछा जाए तो वो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग है। सेकंड फाइबर प्लान में हमने उनका यूज किया क्लास, इनका जो मॉडल था वो यूज किया। इन्होंने जनसंख्या बनाया क्लास, इन्होंने क्लास इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का भी फॉर्मेशन किया। हु इज नॉट द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, तो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन है क्लास? तो ध्यान रखना क्लास, PC महालनोबिस वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ये सारे क्वेश्चंस थे। अब आते हैं फॉरेन ट्रेड पे, हमारा लास्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। देखो बाहर से 1950 से 1990 में बाहर से जो आने वाली कंपनीज थी ना, वो इंडियन कंपनीज को टफ कंपटीशन दे रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास लॉस झेलने की क्षमता है। रिलायंस जियो ने क्या किया? रिलायंस जियो ने बोला फ्री में, वो घाटा झेल लेंगे, ऑब्वियसली उन्हें घाटा हो रहा था, बट वो घाटा झेल लेंगे क्योंकि उनके और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, बड़े लोग हैं भैया, वो एक प्रोडक्ट में घाटा झेल सकते हैं। लेकिन एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनी को बैंड बजा दी, जुड़ना पड़ गया इनको, है ना, एक साथ मिलना पड़ गया। वोडाफोन है, आइडिया है, इनकी बैंड बजा दी बुरी तरीके से। तो ये जियो के आने के बाद हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि फॉरेन कंपनीज जो है ना, वो डोमेस्टिक कंपनी को टफ कॉम्पिटिशन दे रही थी। इसीलिए डोमेस्टिक कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने 3 पॉलिसी बनाई। सबसे पहली पॉलिसी सरकार ने बनाई इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि भैया हम लोग बाहर से इंपोर्ट ना करें और देश के अंदर ही चीजों को बनाएं। लाइक हम लोग मोटरसाइकिल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट बाहर से ना कर खुद बनाएं। इवन मोदी जी ने भी कहा था क्लास, लोकल के लिए वोकल बनो, देश के अंदर सामान खरीदो। बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से आ रहा है, जो वैक्सीन है बाहर से आ रही है, देश के अंदर बनाओ। या फिर मान लो मास्क है, सैनिटाइजर है, हम बाहर से चीजें, PP किट है, हम बाहर से मंगा रहे हैं, देश के अंदर बनाओ। तो दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो, इंपोर्ट की जगह देश के अंदर ही चीजें बनाओ। अगला है टैरिफ। ये पॉलिसी सरकार ने बनाई, ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ और कोटा। टैरिफ का मतलब क्या? टैक्सेस। टैरिफ इज टैक्सेस, इतने ज्यादा टैक्स लगाओ कि कोई बाहर से ना खरीदे। एग्जांपल, मैं बाहर से खरीदने सोच रहा हूँ, टैक्स इतना ज्यादा है, टैक्स ज्यादा हो गया तो बाहर का सामान महंगा हो गया। बाहर सामान आया 100 रुपए में, सरकार ने टैक्स लगाया 100 रुपए, सामान मेरे को पड़ रहा है 200 का, तो मैं बाहर से नहीं खरीदूंगा, फिर मैं देश के अंदर से खरीदूंगा। तो सरकार ने काफी टैक्सेस लगाए और कोटा लगाया। हालांकि 1991 में आके इन्हें हटाया भी गया, बट अभी 1950 तक के अंदर टैक्सेस लगाए, कोटा लगाया। कोटा का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, कि आप इतने से ज्यादा क्वांटिटी नहीं मंगा सकते। आप 10 किलो अनाज ही मंगा सकते हो मान लो,
या फिर 100 किलो अनाज ही मंगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते। कंपनी वालों से बोल दिया कि भैया आप इतना ही बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो भैया कहाँ से खरीदोगे, फिर आप देश के अंदर से खरीदोगे। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने क्या लगाया, टैरिफ एंड कोटा। तो इसके साथ क्लास हमारा ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया। अब तुम्हारी ड्यूटी क्या है, आज रात तक इन दोनों चैप्टर को पूरा अच्छे से फिनिश करके अपने शॉर्ट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके खुद के नोट्स आप बना लेना, और इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं मेरे एमसीक्यू सीरीज में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, एमसीक्यू सीरीज क्लास 12 टर्म 1 का इकोनॉमिक्स का, उसको भी बना लेना और इसे खत्म कर देना। अगली क्लास में यानी कल शाम को 5 बजे शार्प 5 बजे मिलते हैं। क्लास सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करेंगे, यानी कि एलपीजी और पॉवर्टी। तो यहाँ तक पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। तब तक टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सारे क्लासमेट में, भाई बहन दोस्त हर जगह प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। आपके सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज़ यार सपोर्ट करो और मेहनत करो, पढ़ाई करो। टेक केयर, बाय बाय।